चलिए तो हम आज अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास की बात करिए, यदि कल आप लोगों ने वीडियो से देखा होगा तो उसमें हमने प्लास्टिड कवर कर लिया था। प्लास्टिड पूरा हो गया तो उसमें हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूरा डिटेल जो है पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग एक नया सिस्टम सेल का शुरू करेंगे जो कि है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो हम शुरू करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की यदि बात करें तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपके 4 ऑर्गेनेली आते हैं। तो इसमें इस सिस्टम में 4 ऑर्गेनेली आएंगे। एक आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा आएगा लाइसोसोम और चौथा आएगा वैक्यूल। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज इट इज इंटरकनेक्टेड सिस्टम। इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ 4 ऑर्गेनेलीज। 4 ऑर्गेनेलीज का ये एक सिस्टम है। और वो 4 ऑर्गेनेली कौन कौन से हैं? वो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है लाइसोसोम और चौथा है वैक्यूल। ये चारों सिस्टम मिलके बनाते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्गेनेली को डिस्कस करते हैं जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। इसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ER। अब देखिए, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, सेल में कैसे दिखाई देता है। तो जैसे ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और इसके अंदर ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियस हो गया। अब होगा क्या, जो ये न्यूक्लियर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटसाइड फोल्ड हो जाएगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से फोल्ड होकर ई वेजिनेशन शो करेगी। जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ई वेजिनेशन शो कर रही है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो ई वेजिनेशन है ये बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम भी अटैच रहेंगे। ये जो पूरा सिस्टम बना है, दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किसने किया था? तो इसको डिस्कवर किया था पॉर्टर ने। डिस्कवर्ड बाय मिस्टर पॉर्टर। मिस्टर पॉर्टर ने इसको डिस्कवर किया था। और जो इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किसने दिया था? नेम्ड बाय पॉल मैन। पॉल मैन ने इसको नाम दिया था।
पॉटर ने डिस्कवरी करी, हॉलमैन ने इसको नाम दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितनी भी हमारी यूकैरियोटिक सेल हैं उन सभी में देखा जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। सभी यूकैरियोटिक सेल में देखा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिर्फ कुछ सेलों को छोड़ के, और वो किसमें है, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट आरबीसी, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में नहीं होगा, एंड सीव ट्यूब के अंदर नहीं होगा। सीव ट्यूब, प्लांट की जो सीव ट्यूब है उसमें नहीं रहेगा, और मेमेलियन आरबीसी के अंदर नहीं देखा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये हमने देखा था बैक्टीरियल सेल, तो उसके अंदर भी नहीं होता। एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये नहीं देखा जाता। ठीक है, अब देखो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जब आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ, तो स्ट्रक्चर देखने में ही आपको पता चल रहा है कि ये ट्यूब का बना हुआ है, ट्यूबुलर है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इट इज ए सिस्टम, इट इज ए सिस्टम ऑफ मैनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये कई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का एक सिस्टम बना हुआ है जो कि आपस में कनेक्ट है, which are interconnected to form a network। और ऐसा एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, देखो आपस में इंटरकनेक्ट है ये, और एक नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब एक बात आपको ध्यान से समझनी है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटफोल्डिंग से डेवलप हुआ है। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाके अटैच होता है। ठीक है जी, इस चीज को हम लोग आगे अभी समझेंगे। तो किस तरह समझ सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या चीजें देखी जा रही हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, इसके कितने पार्ट हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं और फिर हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट्स के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या चीजें हैं, किन किन से मिलकर वो बना हुआ है। चलिए, तो अब समझते हैं हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तीन मेन पार्ट्स हैं, थ्री मेन पार्ट्स, और वो कौन कौन से हैं, एक है सिस्टर्नी, दूसरा है वेसिकल, तीसरा है ट्यूब्यूल। सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल, इन तीन चीजों से मिलकर बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि हम सिस्टर्नी की बात करें तो सिस्टर्नी इस तरह से है, ये ट्यूब लाइक है लेकिन अनब्रांच होता है। तो ट्यूब लाइक अनब्रांच पार्ट है इसमें सिस्टर्नी, जो ट्यूब लाइक अनब्रांच पार्ट है तो बोल रहे हैं सिस्टर्नी। और इसके ऊपर राइबोसोम देखे जाते हैं, हमेशा सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे। ये सिस्टर्नी हो गया, और इसके ऊपर ये जो देखे जा रहे हैं ये हो गए
राइबो राइबोसोम कैसा है इसमें, 80S टाइप का है। इसके अलावा जो आपको स्मॉल ऐसे सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देगा, इसके अंदर कुछ इसके अंदर सर्कुलर पार्ट दिखाई देंगे ऐसे आपको, तो इन सर्कुलर पार्ट को बोलते हैं हम लोग वेसिकल्स। इन वेसिकल पे राइबोसोम हो भी सकता है और राइबोसोम नहीं भी हो सकता। फिर आते हैं जो नेटवर्क की तरह दिखाई देगा आपको, जो हाईली कॉइल्ड है और ब्रांच है, इस तरीके से नेटवर्क फॉर्म में है ये। तो ये कहलाएगा ट्यूब्यूल्स, और इसके ऊपर राइबोसोम नहीं देखे जाते। तो हमने इसमें क्या बात समझी सिस्टर्नी के अंदर, सिस्टर्नी में हमने ये समझ लिया कि सिस्टर्नी कैसा होता है, ये इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक है, ट्यूब की तरह है, ठीक है। और ये कैसा है, ये अनब्रांच्ड है, इसमें कोई ब्रांच नहीं देखी जाती, अनब्रांच है। और इसमें क्या होता है, इसमें राइबोसोम देखे जाते हैं, कंटेन राइबोसोम, इसमें राइबोसोम हमेशा देखे जाएंगे। और ये वाला जो पार्ट है, ये हमेशा कहाँ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होता है। तो प्रेजेंट नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास रहेगा, ठीक है जी। ये हो गया आपका सिस्टम। अब जरा वेसिकल की बात करें, देखो स्ट्रक्चर तो हमने देख ही लिया है, स्ट्रक्चर से हमारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। जो वेसिकल्स हैं, ये कैसा होता है, ये ओवल या राउंड शेप का हो सकता है, ओवल या राउंडेड होगा। इसके अलावा ये कैसा होता है, इसमें राइबोसोम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो राइबोसोम में और मे नॉट बी प्रेजेंट, राइबोसोम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके अलावा ये जो होता है ना, ये कहाँ देखा जाता है, तो ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है, या हम बोल सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों तरफ रहता है। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ है, स्कैटर्ड ऑल ओवर दी ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चारों तरफ क्या है, ये फैला हुआ है, स्कैटर्ड। इसके बाद आता है ट्यूबुलर। तो यदि ट्यूबुलर की बात करेंगे, तो जो ट्यूबुलर है, ये एक तो ट्यूब शेप का होगा और दूसरा कैसा होगा, हाईली ब्रांच होता है। ये ट्यूब्यूल जो है, ये ट्यूबुलर है। इसके अलावा हाईली ब्रांच्ड है, ये ट्यूबुलर है, हाईली ब्रांच्ड है, और इसमें राइबोसोम नहीं होते। तो राइबोसोम एब्सेंट रहते हैं। और जो ट्यूबुलर पार्ट है, ये हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास देखा जाता है, प्रेजेंट नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास रहता है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहता है। तो ये हमने तीनों पार्ट देख लिए, किसी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये तीन पार्ट देखने को मिलते हैं। अब इन ये तीन मेन पार्ट है ईआर के। अब इन ईआर को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, एक हमने डिवाइड किया है आर ई आर और दूसरा डिवाइड किया हमने एस ई आर में। आर ई आर के अंदर आपका सिस्टर्निक और वेसिकल रहेगा, और एस ई आर में आपका वेसिकल और ट्यूब्यूल्स रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिफरेंस बनाते हैं अब आर ई आर और एस ई आर का, ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब हम पढ़ते हैं आर ई आर और एस ई आर के बारे में। देखिए, आर ई आर एंड एस ई आर,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम देखे जाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं राइबोसोम प्रेजेंट, और स्मूथ वाले में राइबोसोम नहीं होते, इसलिए स्मूथ होता है, जिसको बोलेंगे राइबोसोम राइबोसोम एब्सेंट। इसमें राइबोसोम एब्सेंट रहते हैं। इसके अलावा यदि बात करें आरईआर के बारे में, तो आरईआर न्यूक्लियस के पास होता है, प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस। और जो एसईआर है ये होता है प्रेजेंट नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के पास रहता है। इसके अलावा जो आरईआर है ये सिस्टर्नी और वेसिकल से बना हुआ है, मेड अप ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसिकल। जबकि जो एसईआर है ये किससे बना है? मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल एंड वेसिकल। ये ट्यूब्यूल और वेसिकल से बना है। इसके अलावा जो आरईआर होता है, आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये होता है किसके लिए? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है। और जो एसईआर है ये होता है फॉर लिपिड सिंथेसिस। ये लिपिड सिंथेसिस के लिए होता है। ये जो है लिपिड सिंथेसिस के लिए होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो सेल में तो देखा ही जाएगा, लेकिन मेनली ज्यादातर कहाँ कहाँ होता है तो उसकी कुछ लोकेशन हम लिख लेते हैं आरईआर की। फाउंड इन, ये ज्यादातर देखा जाता है आपके पैनक्रियाज में। इसके अलावा प्लाज्मा सेल में। इसके अलावा आपके फिब्रोब्लास्ट में देखा जाएगा, एटसेट्रा। और जो हमारा एसईआर है ये ज्यादातर कहाँ होता है? जो लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स होती हैं, तो फाउंड इन, जैसे आपका लिवर सेल में, लिवर सेल में रहेगा, आपका एडिपोज सेल में रहेगा। एडिपोज सेल भी क्या करती है? फैट को सिंथेसाइज करती है। इसके अलावा आपका कॉर्टेक्स में रहेगा, कॉर्टेक्स सेल में। और ये आपका रहेगा इंटरस्टिशियल सेल में, इंटरस्टिशियल सेल्स में रहेगा, एटसेट्रा। इनके अंदर ये देखा। तो ये हो गया आपका आरईआर और एसईआर, इसको नोट करें। हो गए सर। सर डन। अब हम लोग आगे बात करेंगे, ये आप सभी ने नोट कर लिया है। अब हम ईआर के बारे में कुछ और पॉइंट देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया आपका एसईआर आरईआर में, ये डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो आरईआर को यदि हम मसल सेल्स के अंदर देखेंगे, तो मसल सेल में या आरईआर कहते हैं या फिर हम बोलते हैं एंड एसईआर की बात कर लेते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब हम मसल सेल्स के अंदर देखेंगे, तो मसल सेल में हम उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कहते। मसल सेल में उसका नाम चेंज हो जाता है, और मसल सेल में उसको बोला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज आप लोग चैप्टर नंबर 20 में पढ़ेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, आपके इसी क्लास के चैप्टर नंबर 20 में हमको ये पढ़ना है। यहाँ पर हम उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बस।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं ईआर के रिगार्डिंग। जैसे फर्स्ट यही है कि जो मॉडिफाइड एसईआर है, मॉडिफाइड एसईआर फुल फॉर्म पता ही है आपको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल। मसल सेल का जो मॉडिफाइड एसईआर है उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके अलावा आगे यदि देखें तो जो हमारी रेटिना है, रेटिना में जो ईआर देखा जा रहा है उसको बोलते हैं माइलॉइड बॉडी। तो ईआर ऑफ रेटिना, ईआर ऑफ रेटिना ऑफ आई कॉल्ड माइलॉइड, माइलॉइड बॉडी, इसे माइलॉइड बॉडी बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारे न्यूरॉन्स का ईआर है, ईआर ऑफ न्यूरल सेल, न्यूरल सेल मतलब न्यूरॉन, न्यूरॉन में जो ईआर देखा जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड नीजल्स ग्रेन्यूल्स। उन्हें हम बोलते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है। और हमें आपने एक स्ट्रक्चर में देखा था कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच है। तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है और उसको अटैच कराने के लिए जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं राइबोफोरेन। तो हम ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम आर, राइबोसोम आर सर व्हाट हैपन, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इशू था। अब सुनिए, जो राइबोसोम है, राइबोसोम अटैच रहेगा किसके साथ में? अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय अ सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस का नाम है राइबोफोरेन। सब्सटेंस को बोलते हैं राइबोफोरेन। ये जो राइबोफोरेन है ये किस चीज का बना हुआ है? तो राइबोफोरेन जो है ये बना हुआ है आपका ग्लाइकोप्रोटीन का, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन मींस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको मींस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपको पता ही है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है ये राइबोफोरेन, जो कि क्या करेगा? ईआर को, ईआर के साथ राइबोसोम को अटैच करने में हेल्प करेगा। जैसे जैसे ये देखिए, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टर्नी हो गई मान लीजिए, और इसके ऊपर क्या अटैच है? इसके ऊपर ये राइबोसोम अटैच होगा। तो जो राइबोसोम इसको अटैच करा, इस राइबोसोम को जो स्ट्रक्चर अटैच करा रहा है ये स्ट्रक्चर कहलाता है राइबोफोरेन। ठीक है। और ये राइबोफोरेन दो तरह के हो सकते हैं। ये हो सकते हैं राइबोफोरेन 1
और राइबोफोरिन 2, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब इसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोसोम। जी हर्षित बोलिए। एक बार फिर से बताना सर राइबोफ्लोरिन के बारे में। देखो, राइबोफोरिन वो स्ट्रक्चर होती है या वो सब्सटेंस होते हैं जो राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जोड़ने का काम करेंगे। मतलब ये ग्लूसी पार्ट है, ये अटैच करवाएंगे, राइबोसोम को ईआर के साथ अटैच करा देते हैं। और ये किसके बने हुए हैं? ये बने होते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन के बने हैं। राइबोफोरिन दो तरह के होते हैं, राइबोफोरिन 1 और 2। क्लियर है? अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं माइक्रोसोम। ये बहुत पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, माइक्रोसोम काफी पूछा जाता है। अब देखिए, अगर जो माइक्रोसोम की बात करेंगे तो माइक्रोसोम क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं जिन पे राइबोसोम देखा जाता है। तो दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ ER. These are fragments of ER containing राइबोसोम। ये ER के वो फ्रेगमेंट्स हैं जिन पे राइबोसोम देखा जाता है। और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? डिस्कवर्ड बाय क्लाउडे। इसको एक साइंटिस्ट था क्लाउडे, उसने डिस्कवर किया था। आप इसको ना माइक्रोसोम को ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे बादल जो है वो टुकड़ों में रहता है, और डिस्कवरी किसने करी थी? बादल को हम क्लाउड्स भी बोलते हैं, तो क्लाउडे ने इसकी डिस्कवरी करी थी। तो ER के फ्रेगमेंट जिन पे राइबोसोम देखा जाए वो उसको डिस्कवर किया था क्लाउडे ने, और इनका नाम होता है माइक्रोसोम। और ये जो माइक्रोसोम है, इन माइक्रोसोम में RNA और फॉस्फोलिपिड लार्ज अमाउंट में देखा जाता है। दे हैव RNA एंड फॉस्फोलिपिड। इनमें RNA और फॉस्फोलिपिड देखा जाता है इन लार्ज अमाउंट। इनमें RNA और फॉस्फोलिपिड जो है वो लार्ज अमाउंट में देखा जाएगा। अच्छा, यदि आपसे एक इक्वेशन दे दे और इक्वेशन दे के आपसे पूछेगा, एक इक्वेशन आपको ऐसे दे सकता है कि RER है, RER माइनस राइबोसोम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू हो जाएगा SER। कि भाई अगर RER में से हम राइबोसोम को निकाल दें वो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा SER। लेकिन ये इक्वेशन हमेशा सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि RER जो है वो दो अलग कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, और वो कंपोनेंट कौन से हैं? वो कंपोनेंट है सिस्टर्नी और वेसिकल से। और SER बना हुआ है ट्यूब्यूल और वेसिकल से। तो हर बार स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली इक्वेशन ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि जिसके अंदर राइबोसोम ना रहे वो कहलाता है SER। तो उस पॉइंट से ये इक्वेशन ठीक है। ठीक है, तो ये आप नोट करें। और इसके बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केमिकल कंपोजिशन को समझते हैं कि केमिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज से मिलकर बना है। सर डन। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास आता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ ER। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ER। यदि जो इनका केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये केमिकली किससे बने हैं? दे आर केमिकली मेड अप ऑफ
केमिकली ये बने हैं लिपोप्रोटीन के। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन में क्या रहेगा, लिपिड रहेगा प्लस प्रोटीन रहेगा। और इसके अंदर जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है 60% और लिपिड होता है 40%। 60% प्रोटीन है, 40% इसमें लिपिड है। अब हम ईआर के कुछ फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ऑफ ईआर, यहाँ पर हम कलेक्टिव फंक्शन देखेंगे, चाहे वो एस का हो चाहे आर का हो, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है इसका, कि ये सेल के अंदर का स्केलेटन बनाते हैं और इंटरनल स्केलेटन को बोलते हैं एंडोस्केलेटन, यानी कि सेल को फ्रेमवर्क देते हैं। तो इट फॉर्म एंडोस्केलेटन of cell with microtubules and microfilament। मतलब ये हुआ कि ये माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के साथ मिलके सेल के एंडोस्केलेटन की फॉर्मेशन करता है। दूसरा फंक्शन क्या रहेगा इसका, सेकंड ये है कि ये क्या करेगा, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराएगा सेल के अंदर, ताकि अलग अलग जो सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटी है वो आराम से हो सके। इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। अलग अलग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराएगा सेल। इसके अलावा और क्या करेगा ये जो सारे ऑर्गेनली हैं इसके अंदर, मतलब ईआर के अलावा जो बाकी ऑर्गेनली हैं उनको उनकी प्रॉपर पोजीशन में रखने का काम करता है। तो it keeps other organelles in proper position, बाकी ऑर्गेनली को प्रॉपर पोजीशन में रखने का काम करता है ईआर। इसके अलावा जो ईआर है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है सेल डिवीजन के टाइम पर। हेल्प इन synthesis of nuclear membrane during telophase of cell division। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ना सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन में हम देखेंगे एक फेज होता है, उसके अंदर डिवाइडिंग फेज होते हैं आपके एना, एक तो होता है आपका टेलोफेज होता है सबसे लास्ट वाला, इसके अलावा एक होता है एनाफेज होता है, मेटाफेज होता है और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। ठीक है, अब हम कुछ फंक्शन स्पेसिफाई करके देख लेते हैं आर और एस के। तो आर और एस के फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ आर और एक तरफ लिख देते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ एस
इन दोनों के फंक्शंस को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो यदि जो RER का फंक्शन देखेंगे, RER प्रोटीन बनाता है। सबसे पहली बात, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये इसका काम होता है प्रोटीन बनाना। और जो SCR है ये क्या करता है, ये लिपिड सिंथेसाइज करता है, लिपिड सिंथेसिस, ये लिपिड बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन एक देखें तो जो RER है ये मेम्ब्रेन प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो ये क्या करेगा, सिंथेसाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। जबकि यदि हम बात करेंगे SCR की, तो जो SCR है वो विटामिन C का सिंथेसिस भी करता है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड जिसे। इसके अलावा जो RER है ये प्राइमरी लाइसोसोम बनाने में हेल्प करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। जबकि जो आपका SER है ये हेल्प करता है, हेल्प इन स्टेरॉइड, स्टेरॉइड या फिर स्टेरॉल हो गए। स्टेरॉल में क्या आता है, स्टेरॉल में आता है कोलेस्टेरॉल फॉर्मेशन, इनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका RER है ग्लाइकोसाइलेशन में हेल्प करता है, मींस प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट वगैरह ऐड करने में हेल्प करता है, तो ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह कराएगा। और ग्लाइकोजन सिंथेसिस में कौन करता है, इसमें हेल्प करता है आपका SER। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग RER हेल्प इन ग्लाइकोसाइलेशन। ये जो है ना ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग बायोमोलिक्यूल में अच्छे से पढ़ेंगे। और जो SER है ये क्या करता है, ये आपका ग्लाइकोजन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज कराता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई आपके RER और SER के, हमने फंक्शंस को कंपेयर कर लिया है। एक नोट आप लोग लिख लीजिए, आप इसके अंदर एक नोट करके लिखिए, लिखिए a process a process process gluconeogenesis, a process gluconeogenesis, which means formation of glucose, which means formation of glucose other than carbohydrate, which means formation of glucose other than carbohydrate is takes place in liver cell, this takes place in liver cell by smooth endoplasmic reticulum, by smooth endoplasmic reticulum। क्लियर है ये? तो हमने यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पूरी तरह से कवर कर दिया आज की अपनी इस क्लास में। हमने ER पूरा कंप्लीट कर लिया। देखो मैंने आपको लास्ट नोट लिखवाया है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है इसमें होता क्या है, इसमें जो नॉन कार्बोहाइड्रेट है, नॉन कार्बोहाइड्रेट मतलब कोई प्रोटीन हो सकता है,
अमीनो एसिड हो सकता है या फिर लिपिड हो सकता है, इनसे भी आपका ग्लूकोज बन जाएगा। तो ये सारे तो नॉन कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, लिपिड है। तो जब इनसे ग्लूकोज बने तो वो प्रोसेस कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये कहाँ होता है? ये होता है लिवर सेल में, हमारे लिवर सेल के अंदर होगा। और ये कौन कराता है? ये कराता है आपका एसीआर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसी के साथ हमने अपना ईआर पूरा कंप्लीट कर लिया। अब एक क्लास हम शाम को, हमारी क्लास होगी 4 से 5, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो 4 से 5 वाली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बाकी पोर्शन को हम लोग शाम को कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।